अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? वॉइस क्लियर है? हैंड रेस करके बता दें मुझे। जी अली हसन। जी सर, क्लियर है। ओके। जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे चले जाएंगे। ठीक है। उम्मीद है कि सबने उस क्वेश्चन को होमवर्क किया होगा। बेटा इसके ऊपर आपने वो लिखना है, मिस्टर अलीम एंटी नंबर दिस कंपोजिशन ऑफ टैक्सेबल इनकम टैक्स लिबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 2021। वो आपने चीजें ऊपर लिखनी है, उसके बाद आपने लिखना है इस तरह शुरू करना क्वेश्चन, बेसिक सैलरी। अब उसकी जो जॉब स्टार्ट हो रही थी, बेटा जॉब स्टार्ट हुई है उसने 1 अगस्त 2019 को। इसका मतलब क्या है? अगर 1 अगस्त 2019 को उसकी जॉब स्टार्ट हुई है, तो उसका इंक्रीमेंट जो शुरू होना है 1 अगस्त 2020 से पे इंक्रीज होंगे। टैक्स ईयर 2021 के अंदर अगर देखा जाए तो बेटा हमारे पास इधर टैक्स ईयर 2021 जो हमारा आ रहा है वो 1 जून से स्टार्ट होता है 2020 से, और 1 जुलाई 2020 स्टार्ट हो गए 30 जून 2021 तक है। और उसकी जो पे इंक्रीज हो रही है वो हो रही है 1 अगस्त 2020 से। अब क्योंकि हमने क्वेश्चन के अंदर कहा था जो उसको सैलरी है नेक्स्ट मंथ की 10th ऑफ द डेट को मिलती है, इसका मतलब क्या हुआ? जो जून की सैलरी है वो उसको मिलेगी जुलाई 2020 में, जुलाई की सैलरी मिलेगी अगस्त 2020 में, और अगस्त वाली जो इंक्रीज सैलरी है जो 1,60,000 हो जाएगा अगस्त की सैलरी, वो मिलेगी जाके उसको सितंबर के अंदर। मतलब एक मंथ नेक्स्ट मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो करंट ईयर की जून की सैलरी है वो उसको नहीं मिलेगी, वो नेक्स्ट ईयर में जाके मिलेगी, और एक प्रीवियस ईयर की सैलरी उसको इस ईयर में मिलेगी। तो इसलिए हमने जो बेसिक सैलरी लेनी है, बेसिक सैलरी के अंदर ओल्ड के साथ 2 मंथ आएंगे। बेशक एक मंथ है लेकिन 2 मंथ आने के रीजन क्या है? क्योंकि पिछले साल जून की इस साल में मेरी है, प्लस जो न्यू सैलरी 1,60,000 उसके साथ आएगा बच्चा 10 मंथ, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल जो हमारी आ जाएगी सैलरी वो बन जाएगी 19 लाख रुपए। 19 लाख। सैलरी के हवाले से किसी का क्वेश्चन? अगर किसी को प्रॉब्लम है सैलरी की कैलकुलेशन में तो वो कह सकता है। उसके बाद कह रहा है हिज मंथली अदर बेनिफिट्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2021 वाज एज फॉलो। मंथली का मतलब पर मंथ। अब पर मंथ के अंदर सबसे पहले उसने दिया ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस इन फॉर्म ऑफ कैश है, और यहां कहीं पर उसने ये नहीं लिखा कि ये बिजनेस पर्पस के लिए है। और बिजनेस पर्पस वाला जो एग्जेम्पशंस है वो अभी मैंने डिस्कस भी नहीं की। एक मिनट बेटा।
भाई अपना माइक तो ऑन करो यार, माइक आवाज नहीं आ रही आपकी अपने माइक पर। पीछे से बंद है, ये नीचे आ रहा है कि माइक आपका म्यूट है। जहाँ से हम म्यूट करवाते हैं ना वहां से। ओके ओके, जी बेटा आप पूछिए। जी शामी, आपका क्वेश्चन है कुछ बेटा? कला सलीम, आपका कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें। सर क्वेश्चन नहीं है, असल में आपका ना माइक अनम्यूट था, अच्छा तो इस अच्छा, वजह से आवाज नहीं आ रही। ओके ओके बेटा, ओके। तो ट्रैवलिंग के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे थे, ट्रैवलिंग के अंदर उसने ये डिस्कस नहीं किया हुआ कि ये ट्रैवलिंग बिजनेस पर्पस के लिए। हमेशा याद रखिए, जो एक चीज की नॉर्मल नेचर होती है, अगर अलाउंस है, हमने कहा अलाउंस जो से सैलरी के अंदर ऐड होता है, अगर उस अलाउंस के अंदर कोई एक्सेप्शन है, मतलब जिस तरह ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस जो कि आज हम डिस्कस भी करेंगे, जो बिजनेस पर्पस के लिए, वो हमारी टैक्सेबल सैलरी में ऐड नहीं होता। तो जब किसी चीज का कोई एक्सेप्शन हो और वो क्वेश्चन के अंदर आए, तो सिंपल वर्ड ट्रैवलिंग अलाउंस लिखा हुआ तो उसको यही अज्यूम करते हैं कि वो एम्प्लॉय के बेनिफिट है, उसको एक्सेप्शन के अंदर आपने अजम्पशन नहीं ले रही अनटिल अनलेस वो खुद ना बता दे कि जो ट्रैवलिंग अलाउंस है किस स्पेसिफिकली उस एक्सेप्शन के लिए। अदरवाइज अगर वो इस चीज को डिस्कस नहीं करता, तो बेटा वो जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो हमारी क्या रहेगी, टैक्सेबल ही रहेगी, क्योंकि अलाउंसेस हमारी टैक्सेबल है। और मैंने इसको इसलिए क्वेश्चन के अंदर आपको डिटेल में नहीं लिखा था कि ये बिजनेस पर्पस के लिए है या नहीं है, क्योंकि ये अभी हमने पढ़ना था कि बिजनेस पर्पस के लिए हो तो वो एक्सेप्शन होती है, और वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया था। कुछ रिपीटर्स आई थिंक सो जिन्होंने आगे वाली प्रीवियस का रेफरेंस भी ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया, वो हमने आज अभी डिस्कस करनी है, इसलिए उस हवाले से आपने परेशान नहीं हो। ट्रैवलिंग अलाउंस इसकी एज इट इज वैसे की वैसी आ जाएगी। उसके बाद था कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जो हमने लिखा हुआ था, सॉरी बेटा, इसके बाद आता है यूटिलिटीज क्वेश्चन के अंदर। यूटिलिटीज अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस हमने सारे का सारा टैक्सेबल है, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारी कोई भी सैलरी या हम कोई भी चीज पे नहीं कर रहे। 5,000 पर मंथ है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाना था, 60,000। एग्जेप्शन कोई नहीं। उसके बाद आ रहा है बच्चे इसके अंदर ओवर टाइम। ओवर टाइम की पेमेंट भी पर मंथ में दी गई है, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 96,000 आ जाएगी वो ओवर टाइम की पेमेंट। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन के अंदर दे रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 10% है लिविंग अलाउंस। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस ये आ जाएगा 10% किसका, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमने ऊपर कैलकुलेट किया 19 लाख है बेटा, 19 लाख का 10% आ जाएगा, ये बनता है 1,90,000, अगर हम 19 लाख का 10% लें। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस के बाद बच्चे उसने दिया हुआ डेयरनेस अलाउंस, और डेयरनेस अलाउंस के लिए वो बता रहा है कि 10% ही है, लेकिन इस दफा बेसिक सैलरी नहीं है, एमटीएस है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमने डेयरनेस अलाउंस जो लेना है वो हमारा एमटीएस का 10% हो रहा है। एमटीएस कितना था हमारा, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बताया था 1,10,000 और 2.5 लाख, मतलब 1.5 लाख हमारा एमटीएस है, मिनिमम टाइम स्केल, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, ये पूरे साल का एमटीएस आ जाएगा, और इसका 10% हम ले लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 लाख का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 लाख बनेंगे, 18 लाख का 10%, 1,80,000। उसके बाद ओवरले आल्सो प्रोवाइडेड द सर्विसेज, उससे पहले आता है लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी की सूरत में लीव इनकैशमेंट क्या होता है, टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट होता तो फिर ये एग्जेम्प्ट होना था। वो कितने का, 1,50,000। प्राइवेट की वजह से ये क्या हो रहा है, टैक्सेबल हो रहा है।
उसके बाद आता है ओवरले आल्सो प्रोवाइडेड द सर्विसेज ऑफ हाउसकीपर, ड्राइवर एंड गार्ड. Overlay paid rupees 10,000 per month to each of these employees and deduct rupees 1 lakh from the salary of Mr. Aslam. इसका मतलब ओवरले ने सर्विसेज प्रोवाइड की है अलीम को और उसके अगेंस्ट वो जो सर्विसेज है वो पे कर रहे हैं. पेमेंट जो कर रहे हैं सर्विसेज के अगेंस्ट हाउसकीपर, 1,20,000, 1,20,000 कैसे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12. उसके बाद ड्राइवर 1,20,000 और नंबर थर्ड क्या आ गया उसका गार्ड, वो भी आ रहा है 1,20,000. अगर टोटल देखें तो ये कितना आ गया हमारे पास 3,60,000 की सर्विसेज. ये वो अमाउंट है जो पे की है हमारे एम्प्लॉयर ने. लेकिन नेक्स्ट इसमें एक बात आ रही है, इस सर्विसेज के अगेंस्ट एम्प्लॉयर ने हमारी सैलरी से 1 लाख डिडक्ट किया है. इसका मतलब क्या हुआ, जो नेट बेनिफिट हमने लिया है वो 360 का नहीं लिया, 2,60,000 का लिया, क्योंकि 1 लाख का हमने बेनिफिट ले, उसने हमारी जो सैलरी उसमें से 1 लाख कट गया, इसलिए एग्जाम्पशन में 1 लाख आ गया. 3,60,000 का ग्रॉस आ गई और नेट कितना हो गया 260 का बेनिफिट हमारा. Mr. Alim also took loan of rupees 5 lakh from the company in tax year 2020. During the tax year overlay waive of the loan. लोन वेव ऑफ कर दिया, ऑब्लिगेशन माफ कर दी, तो क्या होगा ये हमारी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा. लोन वेव ऑफ 5 लाख. इसके बाद वो कहता है ओवरले आल्सो पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज 50,000 फॉर मिस्टर अलीम. अब इंश्योरेंस प्रीमियम ऑब्लिगेशन किसकी थी, मिस्टर अलीम की. पे कर दिया एम्प्लॉयर ने, तो क्या हो गया, किस्म के फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज उसको मिलेगी. तो ये उसके लिए क्या बन गया, पर्कोसिस क्या है, तो उसकी सैलरी में हम ऐड कर लेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. कितने से है 50,000 से. Overlay transfer one of its property to Mr. Aslam at the payment of rupees 3 lakh for value of the property at that time was rupees 5 lakh. एक 5 लाख फेयर वैल्यू की प्रॉपर्टी थी, उसने 3 लाख में मिस्टर अलीम को बेच दी. और साथ ही कंफ्यूज करने के लिए आपको नेक्स्ट पॉइंट उसने दिया हुआ है, द कैरिंग बुक वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वाज 2 लाख. ये बुक वैल्यू का हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है, हम ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी कि आप बुक वैल्यू के साथ कंपैरिजन करें. जबकि हमने पढ़ा है जो भी प्रॉपर्टी सेल आउट की जाती है उसकी फेयर वैल्यू और जिस पर सेल की गई उसका डिफरेंस लेना है. तो इस सूरत में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उसकी फेयर वैल्यू है 5 लाख और वो ली कितने में है, वैल्यू पेड कितनी है उसकी जो एम्प्लॉय ने पे की है बेटा, वो है 3 लाख रुपया. तो इसका मतलब जो नेट बेनिफिट है वो कितना आ गया 2 लाख का आ गया. ये हमारी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा 2 लाख रुपया. उसके सैलरी रिसीव ऑन 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, हम ऑलरेडी डिस्कस कर. ज़कात पेड बाय मिस्टर अलीम ₹1. तो यहां से हमारे पास आ जाएगी टोटल इनकम. इस टोटल इनकम से लेस करेंगे हम ज़कात और फिर हमारे पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम. और इसके बाद हम इसके ऊपर क्या अप्लाई कर देंगे, अपना टैक्स रेट. बाकी टोटल आप कर लीजिएगा जो भी फिगर आती. अब क्वेश्चन के अंदर किसी का कोई पॉइंट है तो हैंड रेज करके पूछ सकता है. जी शमसुल जमान. सर वो बेसिक सैलरी में 1 मंथ का तो समझ आ जाता है कि जो जुलाई की है वो अगस्त में मिलेगी, बट उसके बाद तो फिर 1,60,000 ही नहीं 11 महीनों की.
अब देखो आपने कहा 1,60,000 जो इस साल का होगा जून की पे 1,60,000 वाली, वो जून वाली जून में मिल जाएगी वो नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब वो 11 माह तो नहीं, अब कितने माह की मिलेगी हमें 1,60,000 वाली? 10। 10। और जो पिछले साल की जून की है वो इस साल जुलाई में, इसलिए पिछले साल वाली 2 माह से ली और इस साल वाली 10 माह से, 11 नहीं 10। ठीक है ना, टोटल 11 माह बनते थे, लेकिन जून की सैलरी अगले साल मिलनी है, इसलिए हमने वो माइनस कर दिया, 11 में से 10 रह गया पीछे। क्लियर? ओके जी तलहा। सर ट्रैवलिंग अलाउंस वाला दोबारा क्लियर कर। ट्रैवलिंग अलाउंस नॉर्मली कोई भी जो हमें अलाउंस मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कैश वो टैक्सेबल है। जो ट्रैवलिंग अलाउंस की एक्सेप्शन है वो आज हमने अभी डिस्कस करनी है। अगर आप कहीं पर भी ट्रैवलिंग अलाउंस या कोई भी अलाउंस आता है और उसके साथ कोई इसकी एक्सेप्शन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की गई, तो आप उसको यही अज्यूम करोगे कि ये जो अलाउंस है फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉई है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन किसके लिए, जब फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय नहीं होगा तो उस सूरत में ये ट्रैवलिंग अलाउंस एक्सपेंस होगा। क्योंकि अभी तक हमने बिजनेस यूज के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस को डिस्कस नहीं किया था और ना ही मैंने इसके साथ ये लिखा था कि आपने इसको बच्चे करना है, अज्यूम करना है बिजनेस पर्पस। तो ये एक नॉर्मल ट्रैवलिंग अलाउंस का इसको यही अज्यूम किया जाना था, ये एम्प्लॉय पर्पस के लिए था, इसलिए इसको टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया। ठीक है सर ओके जी आतिम नहीं। जी सर मैंने ये पूछना था कि ये जो MTS अप्लाई होता है, यानी कि जो इंक्रीमेंट लगता है, ये सर जिस ज्वाइनिंग डेट को जिस पे उसने ज्वाइन किया है उसी डेट को लगता है या जून में ही लगना है? नहीं नहीं जून में नहीं लगना है, ये होना है आफ्टर 1 ईयर। अब आफ्टर 1 ईयर हमने कब से काउंट करना है, जिस वक्त ज्वाइनिंग हुई है उसके बाद 1 ईयर काउंट है। ठीक है सर। नेक्स्ट जी रेयान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो लीव एनकैशमेंट है सर, ये हम हर साल भी ले सकते हैं और रिटायरमेंट पे भी ले सकते हैं? नहीं, लीव इनकैशमेंट हर साल ही मिलता है, वो रिटायरमेंट पर नहीं मिलता। लीव इनकैशमेंट पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आप गवर्नमेंट्स की जिस लीव इनकैशमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स के अंदर कुछ छुट्टियां अलाउ होती है इंसान से, ठीक है ना, इतनी छुट्टियां कर सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ये करता है, वेरी करता है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, आपको 21 डेज की एक्स्ट्रा छुट्टियां अलाउ होती है, ठीक है। आप छुट्टियां नहीं करते तो वो आपको क्या करता है, 1 साल के बाद इस छुट्टियों के बराबर जो आपकी पे बनती है इन अकॉर्डिंग विद MTS, ठीक है, वो आपको अमाउंट पे कर दी जाती है। यस सर। ठीक है, इसलिए वो हर साल मिलते हैं। गवर्नमेंट के अंदर भी लीव इनकैशमेंट हर साल भी मिल सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वो गवर्नमेंट के अंदर वो जो आपकी होती है हॉलीडेज वो अक्यूमुलेट होती जाती है, ठीक है। और जब आप रिटायरमेंट करते हो उस वक्त अगर आपके पास हॉलीडेज पड़ी हो तो गवर्नमेंट उस वक्त भी लीव इनकैशमेंट आपको दे देती है इकट्ठा लास्ट में। इसलिए इसका नॉर्मली आपका जो प्राइवेट कंपनी है उसमें तो आता है एनुअली हर साल, और प्राइवेट कंपनी के अंदर जो भी आपका लीव इनकैशमेंट आएगा वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर? थैंक यू सर। यस सर, क्लियर हो गया। ओके, किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन? रेयान ओके। अब कल वाले टॉपिक से भी अगर किसी का क्वेश्चन है पूछना, नहीं तो अब हम आगे चलने लगे हैं वहां से। ओके, कल ट्रैवलिंग अलाउंस के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे कि ट्रैवलिंग अलाउंस जो सी है बच्चे, दो तरह की होती है। एक होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय को उसने अलाउंस दे दिया अपना ट्रैवलिंग अलाउंस के, आप अपना एक्सपेंस करे जो मर्जी करे, बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस है नॉर्मल अलाउंस, ये क्या है, टैक्सेबल है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जहां पर वर्ड सिंपल ट्रैवलिंग अलाउंस लिखेंगे हम यही अज्यूम करेंगे वो फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय है और वो टैक्सेबल होगा। दूसरा ट्रैवलिंग अलाउंस जिसको हम टीए
NDA कहते हैं वो भी है। अब इस ये क्या है, बिजनेस पर्पस के लिए लाहौर में कोई मीटिंग थी, वर्क था, बिजनेस ने मुझे कहा कि आप लाहौर चले हैं और वहाँ ये बिजनेस की मीटिंग अटेंड करें। मैं फैसलाबाद से लाहौर जाता हूँ, मेरा रेंट लगता है, उधर मैं होटल में रिहाइश करता हूँ, खाना खाता हूँ, मीटिंग अटेंड करता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ। इस सारे प्रोसेस में जो मेरा एक्सपेंस आया, क्योंकि ये सारी मीटिंग अरेंजमेंट, मेरा जाना आना, मेरा अपना पर्सनल नेचर का कोई वर्क नहीं था, दैट इज बिजनेस नेचर वर्क, और मैं बिजनेस के वर्क के लिए गया था। यहाँ पर जो मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस मिलेंगे टू मीट दीज एक्सपेंसेस, कि मैं लाहौर जाऊं, लाहौर से वापस आऊं, वहां जो रहना है उस चीज का, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है। मतलब उस बिजनेस के पर्पस के लिए, उस ऑफिस के लिए मैंने किए, अदरवाइज मेरा इसमें अपना पर्सनल कुछ भी इंक्लूड नहीं था। तो ये वाला जो एक्सपेंसेस के अगेंस्ट अगर कोई मुझे रिएम्बर्स मिलती हैं या कोई मुझे अलाउंस मिलता है, जो मैं लाहौर गया या फैसला लाहौर से आगे रहा, उधर मीटिंग अटेंड की, ये जितना भी ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस मिलेगा, दैट ट्रैवलिंग एंड डेली अलाउंस इज एग्जेम्प्ट। शर्त ये है, ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस लगा है, ये क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयर है, बिजनेस पर्पस। मतलब एम्प्लॉयर के पर्पस के लिए ये एक्सपेंसेस है, उस सूरत में क्या होगा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ये टैक्सेबल में ऐड नहीं। हाँ, अगर मैं अपना लाहौर जाता हूँ अपनी फैमिली ट्रिप के अंदर, वहां जाके एंजॉय करता हूँ, रहता हूँ, और उस फैमिली ट्रिप के लिए मुझे कंपनी पैसे दे देती है, तो वो जो पैसे मुझे मिलेंगे वो मेरा बिजनेस पर्पस के लिए मुझे नहीं मिले, वो मेरे प्राइवेट पर्पस के लिए मिले, तो वो जो होगा ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर एम्प्लॉय में आ जाएगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा लाहौर जाना बिजनेस के लिए है और बिजनेस पर्पस के लिए मैंने वो सारे मुझे एक्सपेंसेस रिइंबर्स हुए हैं, तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और मजीद आती है। अब ये जो मैं बिजनेस पर्पस के लिए लाहौर गया, मीटिंग अटेंड की, वहां रहा, सारा कुछ किया या कहीं और काम किया, तो मुझे उन्होंने आके एक्स्ट्रा पे दे दी मीटिंग अटेंड करने की। आपने हमारे बिहार पर मीटिंग अटेंड की, ये एक्स्ट्रा पे। याद रखिए, ये ट्रैवलिंग अलाउंस जो हम आउट ऑफ सिटी जाते हैं या कोई भी स्पेशल काम करते हैं, उस काम को करने के लिए जो एक्सपेंसेस पे होता है, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन उस काम को करने के लिए जो एक्स्ट्रा पे हमें दी जाती है कि मैंने वो काम किया, उसके लिए ये आपकी एक्स्ट्रा सैलरी है, ये आपका एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन है, वो रेम्यूनरेशन, वो एक्स्ट्रा सैलरी, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मुझे वो बिजनेस मीटिंग अटेंड करने की वजह से एक्स्ट्रा पे की शक्ल में मिली है, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स नहीं है, वो टैक्सेबल है और उसको इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड किया जाए। लेकिन उस मीटिंग के लिए जो एक्सपेंसेस पे किए गए वो एग्जेम्प्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए कोई मुझे सैलरी वगैरह पे की जाती है, तो वो सैलरी क्या होगी, टैक्सेबल है, या वो एक्स्ट्रा पेमेंट क्या होगी, मेरे लिए टैक्सेबल है। हाँ, लेकिन वो उसकी ट्रैवलिंग, उसके डेली, उसके अलाउंसेस के एक्सपेंसेस क्या होंगे, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होंगे। यहां तक किसी का कोई पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब ट्रैवलिंग अलाउंस सब बच्चों का। जी शमस। सर ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर के लिए एक्स्ट्रा सैलरी होगी टैक्सेबल? वो टैक्सेबल होगी आपकी। एक्स्ट्रा सैलरी से रात गया, आपने एक्स्ट्रा वर्क किया, एक्स्ट्रा वर्क के अगेंस्ट आपको सैलरी मिल रही है, वो ओवर टाइम हो गया किस्म का, समझ लगी? यस यस। लेकिन उसके एक्सपेंसेस जो हो गए बिजनेस पर्पस के लिए, वो एक्सपेंसेस एग्जेम्प्ट रहेंगे। क्लियर? किसी और का क्वेश्चन इस हवाले से? नहीं। ओके, अब हम पढ़ते हैं वो स्पेशल प्रोविजन। एनी अलाउंस और बेनिफिट अदर देन इन नेचर ऑफ कन्वेंस और इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। ये नेचर ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये वो कह रहा है जो हम अपने पर्सनल के लिए करते हैं, स्पेशली ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंसेस होली एंड नेसेसरली इंकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिस ड्यूटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेशक वो ट्रैवलिंग मिले, डेली मिले, फूड मिले, कुछ भी मिले, वो किस लिए लगेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस ड्यूटी ऑफ द ऑफिस, उसके लिए लगे। तो ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस फॉर एन ऑफिस ट्रिप, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। स्पेशल अलाउंस एज अबाउट बी एग्जेम्प्ट
ये देखिए ये क्या कह दिया उसने, कहा एग्जाम बट इफ द एम्प्लॉयर पे एनी स्पेशल पे ईजी एनी एडिशनल अमाउंट फॉर एनी पर्टिकुलर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, जो मीटिंग अटेंड करने गया था स्पेशली, देन द स्पेशल पे शैल बी टैक्सेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बिजनेस पर्पस के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर लगे जाते हैं और वो बिजनेस हमें रिकवर कर देता है, वो एक्सपेंडिचर क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, अनटिल वो एक्सपेंडिचर हमारे पर्सनल नेचर के ना हो। लेकिन जो उस वर्क को करने के लिए एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें प्रोवाइड किया जाएगा, वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट हम पर्पस। इसके अंदर हमने कहा था कि कुछ चीजों के स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट बताए हुए हैं। लेट एक अकोमोडेशन, नंबर 2 व्हीकल दी हुई है। अब व्हीकल क्या मतलब, मेरी इंप्लॉयमेंट हुई है किसी कंपनी के साथ, कंपनी ने मुझे कार दे दी यूज करने के लिए, कंपनी ने मुझे कार दे दी यूज करने के लिए, मेरी अपनी सी नहीं है, कंपनी में यूज करने के लिए दी। अब अल्टीमेटली ये जो कार मुझे मिली है, इससे मैं 2 या 3 किस्म के यूज कर सकता हूं। नंबर 1, मैं सिर्फ कार को यूज करूं ऑफिस ड्यूटी के लिए या ऑफिस वर्क के लिए, मतलब 1 नंबर। नंबर 2, मैं जो कार है यूज करूं पर्सनल वर्क के लिए। नंबर 3, कार यूज करूं बोथ पर्पसेस, बोथ से मुराद क्या है, पर्सनल भी और ऑफिस में। ये 3 सिचुएशंस हो सकती है हमारे पास कि हमें जो व्हीकल दी गई है, या तो व्हीकल, इसमें मेरी मर्जी नहीं है, ये क्या होगा, या तो वो व्हीकल मुझे दी गई ऑफिस वर्क के लिए नंबर 1, या वो व्हीकल मुझे दी गई पर्सनल वर्क के लिए, या वो मुझे व्हीकल दी जाएगी बोथ ऑफिस के लिए भी और पर्सनल के लिए भी। अब मुझे ये बताया, जब वो पर्सनल नंबर 1 केस में आते हैं, ऑफिस वर्क के लिए दी गई है, सिर्फ मैंने ऑफिस के काम के लिए वो व्हीकल यूज करनी है, तो क्या उसके अंदर एम्प्लॉय का कोई बेनिफिट है? आंसर इज नो। बेनिफिट क्यों नहीं है? क्योंकि उस मैंने अपनी व्हीकल को यूज किया, यूज करके सिर्फ क्या किया, ऑफिस के वर्क काम किया, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। तो इस सूरत में वो कार जो हमें प्रोवाइड की जाएगी या व्हीकल प्रोवाइड की जाएगी फॉर ऑफिस वर्क, तो वो उसमें एम्प्लॉय का कोई बेनिफिट नहीं है, वो ऑफिस के लिए, तो उस सूरत में कोई भी हमारा बेनिफिट नहीं हुआ, तो इसलिए नथिंग विल बी एडेड in taxable income। मतलब अगर ऑफिस यूज के लिए है तो उसका कुछ नहीं करना। अब केस नंबर 2 में आता है पर्सनल वर्क। अगर पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल वर्क से मुराद क्या, पर्सनल यूज, इसको पर्सनल यूज भी देख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसमें एम्प्लॉय का बेनिफिट हो गया। तो इस सूरत में हमने क्या करना है, अपना टैक्सेबल इनकम में अमाउंट ऐड करनी है। अमाउंट क्या ऐड करनी है वो हम अभी करते हैं, इसका मतलब ये टैक्सेबल है। और लेकिन अगर बोथ पर्सनल एंड ऑफिस वर्क के लिए, तो हाँ उसमें से कुछ पार्ट तो उसका हमारे लिए एग्जाम्प्ट है, हमें कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि हम ऑफिस के लिए यूज, लेकिन उसका कुछ टाइम हम यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इसका मतलब पर्सनल यूज की बात आई तो हमारा बेनिफिट आ गया, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। या अब क्वेश्चन अराइज हुआ, सर व्हीकल यूज थी पर्सनल के लिए, ऑफिस ड्यूटी के लिए, बोथ के लिए। ऑफिस के लिए तो हमने कह दिया नथिंग एडेड, निकल गया, कहानी खत्म होगी। पर्सनल वाले के लिए क्या हमने टैक्सेबल है, और पर्सनल ऑफिस के लिए भी टैक्सेबल है। तो सर किस अमाउंट पर हम इसे अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन, किस अमाउंट। ठीक है, तो टैक्स वालों ने इसके बारे में क्या कहा, अगर तो गाड़ी पर्सनल यूज के लिए, सिर्फ पर्सनल यूज के लिए दी गई है, तो हम क्या करेंगे 10%
ऑफ कॉस्ट, जो गाड़ी की कॉस्ट है उसका 10% हम अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर बात करेंगे बोथ यूजेज पर्सन एंड ऑफिस, उस सूरत में हम अपनी टैक्सेबल इनकम में जो ऐड करेंगे 5% ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उस इसमें 5% इसलिए कम ली गई क्योंकि ये पर्सनल और ऑफिस यूज दोनों के लिए। तो अब क्या हुआ, पर्सनल यूज के लिए 10% ऑफ द कॉस्ट और पर्सनल प्लस ऑफिस यूज के लिए 5% ऑफ द कॉस्ट, और सिर्फ ऑफिस यूज के लिए नथिंग। ये हो गया यहां तक क्वेश्चन। अब एक चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा थोड़ी सी, फिर इसमें हम दोबारा वापस आएंगे इसी जगह पर। ये एक कॉन्सेप्ट है लीज का, ये आप नेक्स्ट जाके FR2 में पढ़ेंगे, और इनकम फ्रॉम बिजनेस में जब जाएंगे टैक्स के अंदर तो इसके रेलेवेंट थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल मामूली सा। लीज होता क्या, मैं अभी सिर्फ आपको जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में भी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट भी वहां में चेंज है, लेकिन आपको समझाने के लिए लीज होती क्या है। लीज होती है इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई चीज लेना, इंस्टॉल के ऊपर कोई चीज परचेज कर लेना अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल हम बैंक से इंस्टॉलमेंट के ऊपर गाड़ी ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पर कार लेते हैं, वो हम इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं, आफ्टर 5 या 10 ईयर वो गाड़ी जो सी हमारी रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये कार है, कार दो कंपनी ने देनी है एम्प्लॉय को, इसमें एग्रीड है, कार देगा एम्प्लॉयर जो सा है परचेज करेगा कार, ये देखिए उसने परचेज की और परचेज करके आगे दे दी एम्प्लॉय को। आगे दे दी एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय ने उसको यूज किया। अगर एम्प्लॉय बिजनेस पर्पस के लिए कर रहा है डू नथिंग, अगर एम्प्लॉय उसको कर रहा है पर्सनल के लिए 10%, एम्प्लॉय कह रहा है बोथ पर्पसेस 5%। अब यहां पर ये जो परचेज है, ये परचेज हो सकती है दो तरह, एक तो उसने कैश के ऊपर फौरन खरीदी, नंबर 2 उसने इंस्टॉलमेंट में ली। अगर तो उसने कैश पे दी तो उसकी जो कैश प्राइस हुआ वो उसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट। मतलब जो उसने कैश पे किया उस वक्त वो उसकी होगी कॉस्ट, और उस कॉस्ट के अगेंस्ट हम 5% या 10% उधर ले लेंगे। अगर उसने इंस्टॉलमेंट पर ली, इंस्टॉलमेंट तो हर साल थोड़ी थोड़ी पे होती है, उसमें इंटरेस्ट भी होता है, तो उसमें कॉस्ट ऐसे डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं है जैसे कैश प्राइस के अंदर। तो इसका मतलब अगर एम्प्लॉयर ने गाड़ी लीज पर परचेज करके एम्प्लॉय को दी है तो 5% और 10% तो वही है, ऑफ द कॉस्ट लेना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस दिन उसकी कॉस्ट हमारे पास कैलकुलेट नहीं, कॉस्ट कैसे नहीं, उसकी परचेज प्राइस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रही है और उसके अंदर इंटरेस्ट का पोर्शन शामिल है। तो इसका मतलब अगर परचेज इंस्टॉलमेंट के ऊपर होगी तो उस सूरत में हमने क्या करना है, हमने उसकी कॉस्ट की जगह फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ले लेनी है। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ, सर फेयर मार्केट वैल्यू किस डेट की लेंगे, जिस दिन लीज ली उस डेट की, या जिस दिन हम आज टैक्स अपना टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर कैलकुलेट करें उस टैक्स ईयर की। तो आंसर इज जिस दिन हमने लीज ली उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू एट द कमेंसमेंट ऑफ, कमेंसमेंट का मतलब क्या है, जिस दिन हमने लीज ली, फर्स्ट डे ऑफ लीज, वो फेयर मार्केट वैल्यू। अब यहां पर क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज करेगा, वो आपको दो फेयर मार्केट वैल्यू दे देगा, एक जिस दिन लीज ली उस दिन की, और एक दे देगा ईयर एंड की जिस साल हम अपना कर रहे हैं क्वेश्चन। अब हम ये कंफ्यूज हो जाएंगे हमने दोनों में से कौन लेंगे, लेकिन हम ला जो कहता है फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज, जिस दिन स्टार्ट हुआ, इसका मतलब करंट फेयर मार्केट वैल्यू हमारे लिए क्या बन जाएगी, इनरेलेवेंट। तो इसमें क्या हुआ, अब क्वेश्चन के अंदर बाकी चीजों से सेम रही, कोई फर्क नहीं आया, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने गाड़ी को लीज पर लेके दिया हुआ है, आना 10% ही है, लेकिन फिर 10% ऑफ क्या आ जाएगा, फेयर मार्केट
वैल्यू किस डेट की? एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज। और इधर भी आ जाएगा 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ये देखिए, where an employer has provided conveys to the employee the value to be included in salary income of the employee shall be determined as per the table given below. Only for private use of the employee, 10% of the cost of the employer for acquiring the motor car या fair market value of the vehicle at the commencement of lease if it is taken on lease. इसी तरह partially for private use of the employee and partially for the official use. Official use से मुराद क्या? Business purpose के लिए. 5% of the cost to the employer for acquiring the motor vehicle or fair market value of the vehicle at the commencement of the lease. लेकिन अगर वो सिर्फ only for official use, तो फिर हम क्या कर देंगे? Do nothing. मतलब nothing will be added. Nothing will be added in tax entry. क्लियर हो गया बच्चे? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? अब हम डिस्कस करते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन से मुराद रिहाइश। रिहाइश एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रिहाइश फराहम कर दी। अगर तो अकोमोडेशन अलाउंस होगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो तो टैक्सेबल है। लेकिन अगर कैश के बजाय उसने क्या कर दिया, एक हाउस ही उसको दे दिया जिसमें वो एम्प्लॉय रह सके, तो उसमें क्या होगा? एम्प्लॉय का बेनिफिट हो गया। तो अब यहाँ पर हमने क्या चीज टैक्सेबल इनकम में ऐड करनी, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी, उसके लिए लॉ ने बताया। अकोमोडेशन के लिए हम क्या करेंगे? नंबर 1, %45 of MTS और बेसिक सैलरी। मतलब ये अगर एक पर्सन ने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हाउस दे दिया है अकोमोडेशन के लिए, तो जब हम अकोमोडेशन की वैल्यू को टैक्सेबल में ऐड करेंगे तो हम कहेंगे अकोमोडेशन 45% ऑफ एमटीएस और बेसिक सैलरी। एमटीएस और बेसिक सैलरी में और मैंने इसलिए लिखा है, नॉर्मली ये जो प्रीवियन है 45% ऑफ एमटीएस है, मतलब जो भी एमटीएस होगा उसका 45% लेना है। लेकिन ये कौन सा लेना है? एनुअली। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आता है 1.5 लाख, 10,000, 2.5 लाख पर एनम। अब इसका मतलब अगर हमने एमटीएस लेना है तो हम पूरे ईयर का एमटीएस लेंगे। लेट अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ 1.5 लाख, ये देखिए एमटीएस इसी तरह लिखते हैं ना, 10,000 मतलब वो इंक्रीज हो जाएगा और मैक्सिमम 2.5 लाख तक। तो इसका मतलब क्या है? मेरा एमटीएस होगा 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ जाएगा 18 लाख। और इस 18 लाख का 45% क्या होगा मेरा? ये वाली फिगर है, इस 18 लाख का 45%। अब अगर किसी क्वेश्चन के अंदर उसने एमटीएस नहीं दिया हुआ या हमें एमटीएस नहीं पता, तो उस सूरत में हमने बेसिक सैलरी को 45% ले लेना। इसका मतलब क्या हुआ? प्रायोरिटी फर्स्ट किसे जा रही है? एमटीएस को। अगर एमटीएस अवेलेबल नहीं है फिर हमने बेसिक सैलरी का 45%। अगर क्वेश्चन में दोनों अवेलेबल है
तो हमने एमटीएस ही लेना है, लेकिन ध्यान रखें बेसिक सैलरी सिर्फ तब लेना है जब एमटीएस अवेलेबल नहीं होगा। अगर एमटीएस भी है बेसिक सैलरी भी है तो हमने एमटीएस का 45% लेना है। ये तो हो गया उसका। सेकंड अमाउंट क्या है? सेकंड अमाउंट क्या है? उसकी जो है फेयर वैल्यू, वो क्या? फेयर वैल्यू से मुराद कि जो बिल्डिंग की फेयर वैल्यू नहीं लेनी, जो घर हमें दिया गया उस घर की फेयर वैल्यू नहीं, मतलब वो जो घर है जिसमें हम रह रहे हैं, अगर उसके रेंट की फेयर वैल्यू देखा जाए या हम कहीं और लेते तो उस हमें ये वाला घर किस अमाउंट पर पड़ना था, दैट इज फेयर वैल्यू। इस फेयर वैल्यू को हम एक और तरह भी कह सकते हैं, मतलब क्या? फेयर वैल्यू, या इसको लिखेंगे द अमाउंट that has been paid by the employer if accommodation is not provided। मतलब फेयर मार्केट वैल्यू या द अमाउंट दैट हैज बीन पेड बाय द एम्प्लॉयर इफ अकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड। मतलब अगर एम्प्लॉय का अकोमोडेशन ना देता तो वो कहता मैं 5,60,000 रुपया तुम्हें देता, मैं 5,60,000 रुपया तुम्हें देता अगर तुम अकोमोडेशन ना लेते। तो उस सूरत में ये वो अमाउंट है जो इधर आएगी फेयर वैल्यू की जगह। अगर तो ये वाली अमाउंट गिवन है, ये वाली अमाउंट गिवन है कि एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉय वो अकोमोडेशन ना लेता तो एम्प्लॉयर को ये पैसे पे करने पड़ेंगे, तो हमने वो वाली अमाउंट इधर लिखनी है। अगर ये वाली अमाउंट, ये नंबर 1 प्रायोरिटी, ये नंबर फेयर वैल्यू नंबर 2 प्रायोरिटी। अगर इसमें नंबर 1 हमारे पास कैलकुलेटेड है तो हम वो लिखेंगे। अगर नंबर 1 हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई, फिर उसकी फेयर वैल्यू जो दी होगी वो लिखेंगे। इसका मतलब ये भी इन दोनों में क्या प्रायोरिटी है? प्रायोरिटी किसको देनी है? ये फर्स्ट वन को। अब अकोमोडेशन के लिए हमारे पास आ गए दो फिगर्स, 45% ऑफ एमटीएस और बेसिक सैलरी, नंबर 1। नंबर 2, द अमाउंट दैट हैज बीन पेड बाय द एम्प्लॉयर इफ अकोमोडेशन नॉट प्रोवाइडेड, और फेयर वैल्यू इन दोनों में से जो प्रायोरिटी होगी। अब इन दोनों में से जो हायर होगा, हायर विल बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल सैलरी। हायर, हमें अकोमोडेशन दी गई, हमने अकोमोडेशन की वैल्यू को अपने टैक्सेबल इनकम में ऐड करना है। हम क्या करेंगे? 45% ऑफ द एमटीएस लेंगे। अगर एमटीएस दिया हुआ है वेल एंड गुड, एमटीएस नहीं दिया हुआ हम बेसिक सैलरी का 45% लेंगे। हमारे पास फिगर 1 आ गई। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लेंगे द अमाउंट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड पेड बाय द एम्प्लॉयर इफ अकोमोडेशन नॉट प्रोवाइडेड। अगर वो अमाउंट दी हुई है ठीक है, नहीं दी हुई तो उसकी फेयर वैल्यू, इन दोनों में से वो अमाउंट ले लेंगे। अब 45% of MTS or second amount, whichever is higher, will be included in income from salary। यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी रिया। सर वो जो आपने लिखा है अमाउंट वुड हैव बीन पेड, सर इसका मतलब हाउस रेंट अलाउंस की बात कर रहे हो? वो हाउस रेंट अलाउंस में ये होगा, अगर बाज़ औक़ात पता क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऑप्शन देता है या मुझसे ले लो 5,60,000, नहीं लेना अकोमोडेशन ले लो, तो उस सूरत में वो कहता है जो अकोमोडेशन लेंगे ना उसका 45% ऑफ एमटीएस। क्योंकि एम्प्लॉय के पास दो ऑप्शन थी, या वो घर ले लेता या वो अमाउंट ले लेता। तो इसमें से जो हायर होगा ना वो हमने टैक्सेबल लेना। हाँ, उसको आप एक किस्म का ये भी कह सकते हैं अकोमोडेशन अलाउंस कहा जा सकता है उसको। Yes. लेकिन Yes. उस क्वेश्चन के अंदर वो बताएगा ये वाली अमाउंट प्रोवाइड कर, और मैं भी किसी 80% क्वेश्चन में सिर्फ फेयर वैल्यू के नाम से बता दें। ठीक है? Accommodation facility in respect of housing may either be in the form of house rent allowance or an accommodation provided by the employer। हाउस रेंट अलाउंस आ गया तो टैक्सेबल है नंबर 1, और अकोमोडेशन आ गया उसका हमने अभी ट्रीटमेंट किया। हाउस रेंट अलाउंस received in cash by the employer is totally
टैक्सेबल, मतलब कैश में आ गया तो सारा टैक्सेबल। अगर कैश में नहीं है तो उसने क्या अकोमोडेशन प्रोवाइड की है, तो ये सेकंड रूल आ गया जो हम अभी पढ़ के आए। इफ द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड accommodation to his employee, the value of such accommodation shall be the amount that would have been paid by the employee if accommodation was not provided to him. This amount shall be included in the income from employee. However, the value shall not be taken less than 45% of minimum time scale of the basic salary or basic salary if the time scale is not provided. In other words, the value to be included in the salary income on the account of accommodation provided by the employer shall be the amount which is higher of the following. Higher of the following से क्या? Fair market rent of the accommodation or 45% of the MTS या basic salary. इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये अकोमोडेशन स्मॉल सिटीज। इसके अंदर क्या है, ये जो अकोमोडेशन है मतलब फैसलाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, स्मॉल सिटीज से मुराद क्या है? आपको अकोमोडेशन जो सी है वो अकोमोडेशन किसी गांव वगैरह में आ गया तो उसके लिए जो हमारा हो जाएगा 45% की बजाय वो रह जाएगा 30%, सिर्फ स्मॉल सिटीज के लिए। और ये चीज ध्यान में रखे, क्वेश्चन में स्मॉल सिटी तभी अज्यूम करना जब वो कहेगा उसको अकोमोडेशन स्मॉल सिटी में मिली है। अगर वर्ड सिर्फ अकोमोडेशन का लिया गया है तो उस सूरत में हमने अकोमोडेशन कहना ये नॉर्मल अकोमोडेशन है और 45% ऑफ एमटीएस ही लेना है हमने, उसमें हम 30% वाली कंपैरिजन नहीं करेंगे। जब स्मॉल सिटी की बात करेगा बाकी सब कुछ सेम है, वही फेयर मार्केट रेंट, लेकिन स्टार्टिंग में 30% ऑफ एमटीएस बन जाएगा, एमटीएस और बेसिक सैलरी स्मॉल सिटी के लिए, बाकी ईच एंड एवरीथिंग दोनों के लिए सेम है। यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। ओके नेक्स्ट एक अलाउंस आ गया हमारे पास, मतलब अलाउंस ना लिखो, इसको मैं लिखूं मेडिकल। मेडिकल, अब मेडिकल के रेलेवेंट भी वो दो चीजें हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस का मतलब क्या है? इन फॉर्म ऑफ कैश। और नंबर 2 वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी से क्या मुराद है कि मैं बीमार होता हूं तो मुझे ऑफिस वाले कहते हैं आप रबुआ जाएं हॉस्पिटल, वहां अपना इलाज कराएं, कॉलेज वाले खुद ही बिल पे कर देंगे, आपकी टेंशन, दैट इज मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल अलाउंस क्या है कि आपको पर मंथ 7,000, 8,000 या 10,000 जो एक अमाउंट है वो आपको मेडिकल अलाउंस की शक्ल में आपको हर मंथ दिया जाएगा कि आप अपना अगर बीमार होते हो तो इसमें से अपना इलाज करवा लें। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एक कंपनी मेडिकल अलाउंस भी दे प्लस मेडिकल फैसिलिटी भी, मतलब ये थर्ड में दोनों चीजें। अब इसके अंदर हमारा बेनिफिट हो रहा है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर की तरफ से, तो बेनिफिट होने की वजह से क्या है, हमारा टैक्सेबल सैलरी इनकम में मेडिकल अलाउंस या फैसिलिटी के रेलेवेंट कुछ ना कुछ चीजें ऐड होनी है। अब ला इस बारे में क्या कहता है? ला कहता है अगर मेडिकल अलाउंस इन फॉर्म ऑफ कैश है तो हमारे लिए क्या है? टैक्सेबल है।
टैक्सेबल है सारा। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर मुझे कोई 10,000 पर मंथ मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है तो मतलब इसका मतलब साल का होगा 1,20,000, वो 1,20,000 क्या होगा मेरा टैक्सेबल है। लेकिन यहां पर ना ने थोड़ा सा इंप्लाई को रिलीफ दिया। रिलीफ से मुराद क्या है, यहाँ इंप्लाई को जो है मेडिकल अलाउंस इसके हवाले से कोई एग्जम्पशन थोड़ी सी प्रोवाइड की है। वो क्या एग्जम्पशन है, वो एग्जम्पशन ये है कि जो आपको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, मतलब मेडिकल अलाउंस एक्चुअल रिसीव जो हो रहा है, एक्चुअल रिसीव, अगर वो रिसीव जो एक्चुअल हो रहा है वो अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी है। अगर मैं 10% ऑफ बेसिक सैलरी से मुराद क्या है, अगर मेरी बेसिक सैलरी लेट ये देखिए 15 लाख है, मैं कहता हूँ बेसिक सैलरी मेरी 15 लाख है, इसका 10% क्या होगा, 1.5 लाख। तो टैक्स वालों ने इंप्लॉय को जो रिलीफ दिया है वो ये रिलीफ दिया है, अगर आपको जो मेडिकल अलाउंस मिल रहा है वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी से ज्यादा नहीं है तो वो आपको एग्जेम्प्ट है। अगर 10% ऑफ बेसिक सैलरी से ऊपर जाता है, फिर जो ऊपर जा रही अमाउंट है 10% से, वो आपके लिए टैक्सेबल। तो इसको हम न्यूमेरिकली कैसे करेंगे, इसको हम न्यूमेरिकल करेंगे एक्चुअल, मतलब लिखेंगे हम एक्चुअल मेडिकल अलाउंस, वो कितना है, लेट मैं अज्यूम कर लू वो मुझे मिला है 2 लाख रुपए। मेडिकल अलाउंस 1 साल का मिला 2 लाख रुपए। सैलरी बेसिक में 1.5 लाख ही लूंगा, लेस कर दूंगा एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट से मुराद जो मुझे एग्जम्पशन अलाउ है कितनी है, एग्जेम्प्ट 10% ऑफ बेसिक सैलरी, वो है 1.5 लाख, वो मैं लेस कर दूंगा तो रिमेनिंग जो 50,000 बचेगा दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन अगर मेरा मेडिकल अलाउंस लेट, अगर मेरा मेडिकल अलाउंस जो है वो है 1 लाख अज्यूम किया, और 10% ऑफ बेसिक सैलरी मेरे पास 1.5 लाख है, तो इसका मतलब ये अप टू 1.5 लाख है। इसमें अगर देखा है नेगेटिव 50,000 आता, इस नेगेटिव 50,000 को आप टैक्सेबल सैलरी से लेस नहीं करेंगे, इस सूरत में क्या होगा, हमारा नील आंसर आ जाएगा पीछे, मतलब नथिंग विल बी एडेड टू द टैक्सेबल इनकम अगर नेगेटिव में फिगर आती है। तो क्या हुआ, अगर मेडिकल अलाउंस मिल रहा है तो मेडिकल अलाउंस जो एक्चुअल रिसीव हुआ लेस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी जो एग्जम्पशन अलाउ है, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो टैक्सेबल सैलरी इनकम ऐड कर देंगे। लेकिन अगर एक्चुअल रिसीव कम है, 10% ऑफ द बेसिक सैलरी ज्यादा है, तो उस सूरत में हमें नथिंग विल बी एडेड इन द टैक्सेबल इनकम। अब मेडिकल अलाउंस की बात होगी। अब दूसरी चीज क्या आई, मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी का क्या है बच्चे, मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल भी हो सकती है और एग्जेम्प्ट भी हो सकती है। अब कब टैक्सेबल होगी कब एग्जेम्प्ट होगी, अगर तो मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट कब होगी, जब इन अकॉर्डिंग्स विद टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो ये जो मेडिकल फैसिलिटी है ये एग्जेम्प्ट होगी। अगर नॉट इन अकॉर्डिंग्स है, मतलब उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ, नॉट इन अकॉर्डिंग्स है, तो ये क्या बन जाएगी हमारे लिए, सारे की सारी टैक्सेबल हो जाएगी, एग्जेम्प्ट नहीं होगी। ये क्वेश्चन के अंदर बताएगा मिस्टर अलीम हैज बीन प्रोवाइडेड है medical facility that is in accordance with the term of the employment, so that अगर इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो ये एग्जेम्प्ट है, अगर नॉट इन अकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो ये फिर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन बचे? जी रियान।
सर मैंने पूछना था सर, एक कन्वेंस और अकोमोडेशन में से मेरा क्वेश्चन है एक। जी जी। सर अगर तो ये एम्प्लॉयर कन्वेंस या अकोमोडेशन उसे रेंट लेकर प्रोवाइड करे तो फिर किसका ट्रीटमेंट क्या होगा? उसके लिए एम्प्लॉयर जो मर्जी लेके करे। अकोमोडेशन के लिए हमें ना, अकोमोडेशन के लिए हमें कोर्स का कोई जिक्र किया गया। अकोमोडेशन के लिए हमने वही पढ़ा 45% ऑफ एमटीएस, 45% एमटीएस और फेयर वैल्यू। बेसिक अगर उसने, सैलरी। हाँ ठीक है, उसके बाद कहा क्या और फेयर वैल्यू। अगर इस सूरत में अगर एम्प्लॉयर ने रेंट लेके पे किया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 45% तो एमटीएस वो सेम रहेगा। अब आ गया फेयर वैल्यू। अगर उसने कुछ और चीज हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो जो एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है तो एक किस्म की फेयर वैल्यू ना हुई, यस सर। तो उसका कंपैरिजन कर लेंगे हम। ठीक है। ठीक सर। और कन्वेंस के केस में? कन्वेंस के केस के अंदर वो कॉस्ट ही आनी है उसकी। अगर वो आप ये कहना, अगर वो रेंट पर लेके वो गाड़ी दे रहा है तो इसका मतलब वो जो रेंट पर लेके गाड़ी दे रहा है किस्म का वो अलाउंस बन जाएगा उसका। ठीक ठीक है। है, थैंक यू सर। यस सर। मेडिकल अलाउंस के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन? ओके। तो मेडिकल अलाउंस के अंदर हमारे पास दो चीजें आ गई, एक मेडिकल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल अलाउंस जो है वो एग्जेम्प्ट है अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। एक्चुअल मेडिकल अलाउंस लेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, जो बच जाएगा वो हमारा टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। दूसरी आ गई मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी में दो चीजें, इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो जो मेडिकल फैसिलिटी है वो क्या हो जाएगी हमारी एग्जेम्प्ट। अगर नॉट इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो वो क्या हो जाएगी टैक्सेबल। ये और थर्ड ऑप्शन क्या है इसके अंदर कि मेडिकल अलाउंस भी दिया गया है नंबर 1, प्लस मेडिकल फैसिलिटी भी है। जी सुभान। सर ये जो मेडिकल अलाउंस में 10% से ज़्यादा होगी वैल्यू, जी जी किस परसेंटेज पे हम टैक्स करेंगे? जी, मतलब अगर 10% बेसिक सैलरी का 1.5 लाख है और मेडिकल अलाउंस हमें 2.5 लाख मिला है तो हमने 1 लाख टैक्सेबल में ऐड करना है। सर सारा चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, 1 लाख सिर्फ, सारा नहीं करना हाँ हमने, जी, ऊपर वाला सारा ऊपर वाला करेंगे। ठीक है। अब ठीक है। ओके, अब थर्ड आ गई जिसमें मेडिकल फैसिलिटी, फैसिलिटी भी मिली हुई है प्लस मेडिकल अलाउंस भी मिला हुआ, दोनों चीजें दे रहे हैं। पहले जो हमने ट्रीटमेंट किया सिर्फ अलाउंस का सेपरेट किया, मेडिकल फैसिलिटी का सेपरेट किया। अगर हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी भी है और उसी वक्त मेडिकल अलाउंस भी है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, मेडिकल फैसिलिटी क्या हो जाएगी, सारी की सारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी और मेडिकल अलाउंस सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। सारे का सारा टैक्सेबल से मुराद क्या, जो हमने पहले मेडिकल अलाउंस का इंडिविजुअल ट्रीटमेंट पढ़ा था जिसके अंदर कहा था एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, इस केस के अंदर वो 10% ऑफ द बेसिक सैलरी अलाउ नहीं होगा, फुल टैक्सेबल हो जाएगा और ये फुल एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब समराइज करूं मेडिकल को तो मेडिकल अलाउंसेस के अंदर मेडिकल अलाउंस आ गया जिसमें एक्चुअल 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एग्जाम करने के बाद जो एडिशनल बचेगा वो टैक्सेबल सैलरी इनकम में ऐड। उसके बाद आ गया हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एग्जाम, नॉट इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो एग्जाम टैक्सेबल सॉरी। उसके बाद आएगा थर्ड ऑप्शन जिसमें मेडिकल फैसिलिटी भी है मेडिकल अलाउंस भी, दोनों एट द सेम टाइम दिए गए। उस सूरत में मेडिकल फैसिलिटी सारी की सारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी और मेडिकल अलाउंस सारे का सारा टैक्सेबल होगा। अब वो 10% वाली प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी, 10% ऑफ बेसिक सैलरी वाली एग्जम्पशन यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी। अब आपने, मैं कोशिश करूंगा आज फिर इसका कोई क्वेश्चन आपके लिए तो बना के छोटा सा भेज दूं। आपका जो होमवर्क है ये अभी हमने पेंशन नहीं किया, इंशाल्लाह कल ये पेंशन वाला पोर्शन करेंगे। स्पेशल अलाउंसेस अच्छी तरह घर से करने हैं, पढ़ने हैं। ये मेडिकल फैसिलिटी को हमने सारा पढ़ लिया है, इसको आप देखिएगा। फिर इसकी जो थ्योरी है एक दफा पढ़ लीजिएगा, कल हम थ्योरी डिस्कस करके फिर आगे जाएंगे। उसके बाद वैल्यूएशन पढ़ ली है, अकोमोडेशन की वैल्यूएशन पढ़ ली है हमने और स्मॉल सिटीज आगे ये छोटे छोटे केसेस दिए गए हैं, ये आपका होमवर्क है। मैं लेता हूं बेटा अभी क्वेश्चन, ये भी होमवर्क है।
ये भी आपका होगा। जी अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर थ्योरी में थर्ड पॉइंट में लिखा है कि जो मेडिकल फैसिलिटी है वो फुली टैक्सेबल है। पॉइंट नंबर 3 इधर बेटा। नहीं सर, नेक्स्ट पेज में जी सर, ये रोमन में जो थर्ड पॉइंट है। ये वाला बेटा। जी सर। मेडिकल अलाउंस फ्रॉम मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट लिखा क्या है? सर मेडिकल अलाउंस इज एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट इज फुली टैक्सेबल। मैं आपको बताता हूँ, ये लिख दिया उसने। मैं आपको बताता हूँ, ये केस है 4। हमने कहा ना मेडिकल अलाउंस, जी मेडिकल अलाउंस प्लस मेडिकल फैसिलिटी। बात क्लियर हो गया? ये जी दो सर। चीजें इकट्ठी मिली। अगर मेडिकल फैसिलिटी जो मैंने अभी आपको केस डिस्कस किया था, मेडिकल फैसिलिटी अगर ये इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब दोनों ही मुझे एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिले, मेडिकल अलाउंस भी और मेडिकल फैसिलिटी भी। बात समझ लगी है? इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर मेडिकल फैसिलिटी सारी की सारी एग्जाम्प्ट और मेडिकल अलाउंस सारे का सारा टैक्सेबल। बात क्लियर? यहां तक यही डिस्कस हुआ है। जी सर। अगर जी सर। मेडिकल फैसिलिटी नॉट इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, नॉट इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, और साथ मेडिकल अलाउंस भी है, तो उसका मतलब क्या हुआ? मेडिकल फैसिलिटी अगर इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो उसके ऊपर तो एग्जम्पशन अवेलेबल ही नहीं है। उसके ऊपर तो एग्जम्पशन यस सर। अवेलेबल ही नहीं है। तो मेडिकल फैसिलिटी क्या होगी? खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी, पीछे हमारे पास बचेगा सिर्फ मेडिकल अलाउंस, तो इसलिए इधर भी 10% वो आएगा। बात क्लियर हुई? मैं अभी इसको इधर जी समझ, सर। ये जो लिखा है अगर इन अकॉर्डेंस विद टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर नॉट इन अकॉर्डेंस है, नॉट इन अकॉर्डेंस, तो उस सूरत में ये क्या होगा? ये सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है? और ये आपका टैक्सेबल होगा किस तरह? जो नॉर्मल केस है। बात क्लियर होगी? यस सर। बाकी भी जो क्वेश्चन होगा काम हम इससे आगे लेके चलेंगे। थैंक यू अगर सर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।